जय ज्योति जय भीम। मैं नौकीलाल प्रजा, जबलपुर मध्य प्रदेश, आज समान शिक्षा नीति को लेकर अपनी बात रख रहा हूं कि इस देश के अंदर शिक्षा जैसी पवित्र चीज़ को हमारी सरकारों ने किस तरीके से दूषित कर एक अलग अलग स्तर पर शिक्षा व्यवस्था कर दी है, जिसके कारण आज गरीब का बेटा गरीब, किसान मजदूर का बेटा किसान मजदूर, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर, अधिकारी का बेटा अधिकारी, इस तरह की दोषपूर्ण शिक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। हम इसे जानने के लिए मैं अपनी बात इन शब्दों के साथ शुरू करूंगा कि शिक्षा है अनमोल खजाना, शिक्षा है अनमोल खजाना, शिक्षा ही वो मंदिर है और सुंदर अगर मन रहे तो यहीं से स्वर्ग की मंजिल है, यहीं से स्वर्ग की मंजिल है। शिक्षा मनुष्य के जीवन में वह स्थान रखती है कि एक मनुष्य को शिक्षा से ईश्वर की श्रेणी प्राप्त हो सकती है, और शिक्षा अगर ना मिले तो एक मनुष्य का जीवन जो है वो पशुवत हो जाता है। हजारों सालों की गुलामी को, ओबीसी एससी एसटी की गुलामी को महात्मा ज्योतिबा फूले साहब कहते हैं कि इन सब के पतन का कारण एकमात्र है कि वो अशिक्षा रही है। उन्होंने अपने शब्दों में कहा था कि शिक्षा बिन मति गई, मति बिन गति गई, गति बिन नीति गई, नीति बिन अर्थ गया, और इतना केवल अनर्थ केवल अविद्या से हुआ। बाबा साहब कहते हैं शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश के अंदर कि शिक्षा जैसी चीज को, इस बहुत बड़े तबके को शिक्षा से वंचित रखा गया। आजादी के बाद संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर इस समाज को अगर शिक्षा का अवसर मिला तो उस पर भी हमारे शासन सत्ता करने वाले लोगों ने इतनी भेदभाव शिक्षा नीति बनाई कि आज जो वास्तविक जो समान शिक्षा है वो संपूर्ण समाज को नहीं मिल पा रही। साथियों, आज जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत देश की आज जो शिक्षा नीति है वह बहुत ही दोषपूर्ण है। आज जिसके चलते अधिकारी का बेटा अधिकारी बन रहा है, किसान का बेटा किसान बन रहा है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन रहा है, और किसान गरीब मजदूर का बेटा किसान गरीब मजदूर हो रहा है। ये है सब केवल और केवल इस दोषपूर्ण शिक्षा नीति के कारण हो रहा है। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सरकारें हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। आज सरकारें कहती हैं हम गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना रहे हैं, हम तुम्हें मकान बना के दे रहे हैं, हम तुम्हें लोन दे रहे हैं, हम तुम्हारी ये व्यवस्था कर रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से कि क्या किसी परिवार को गरीबी रेखा का राशन कार्ड बना के उसे राशन देने से क्या उस परिवार का विकास हो जाएगा? क्या सरकार की तरफ से उसका पक्का मकान बना देने से क्या उसके परिवार का विकास हो जाएगा? सरकार की तरफ से ये कहा जाता है कि हम आपको लोन दे रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या किसी परिवार को 1,50,000 रुपए का लोन देने से क्या उसके परिवार का विकास हो जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं कि आज सरकार जो 1 रुपये किलो गेहूं 2 रुपये किलो चावल दे रही, क्या इस तरीके से 1 रुपये किलो गेहूं 2 रुपये किलो चावल देने से क्या उसके परिवार का विकास हो जाएगा? सरकार बच्चियों की शादियां भी करा रही है।
मैं पूछना चाहता हूं कि क्या किसी परिवार के बच्चे बच्चियों की शादी करवा देने से उसके परिवार का विकास हो जाएगा? शायद नहीं। किंतु किसी परिवार के एक बच्चे को अच्छे रूप से शिक्षित कर दिया जाए, अच्छे रूप से पढ़ा लिखा दिया जाए, बताओ उसके परिवार का विकास होगा कि नहीं होगा? तो निश्चित रूप से होगा। तो जिस शिक्षा से पूरे परिवार का विकास हो सकता है, जिस शिक्षा से वह परिवार आगे बढ़ सकता है, उस शिक्षा को हमारी इन सरकारों ने बर्बाद करके रख दिया। आज पूरा का पूरा गरीब समाज इन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाकर अपने बच्चों को अनपढ़ गवार बना रहा है। पूरा मध्यम वर्गीय समाज अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने खून पसीने की कमाई लुटा रहा है। उसके बावजूद भी उनके बच्चों को जो शिक्षा एक कलेक्टर के बच्चे को मिलना चाहिए, जो शिक्षा एक सचिव, एक सेक्रेटरी के बच्चे को मिलना चाहिए, एक नेता के बच्चे को मिलना चाहिए, वह शिक्षा वो मध्यम वर्गीय समाज का भाई अपने खून पसीने की कमाई लगाने के बावजूद भी अपने बच्चे को नहीं दिला पा रहा। इतनी असामान्य शिक्षा। हमें याद है ये जो सरकारी स्कूल आज जिस तरीके के हो गए हैं, 1950-60 के दशक में आप देखिए, जब देश को आजादी मिली थी, आजाद भारत के बाद, आजादी के बाद जब ये देश संवैधानिक व्यवस्था के साथ में सरकारी स्कूलों के माध्यम से शुरू हुआ, तो हमें मालूम है, हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि उस समय 1950-1960 के दशक की इन सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हुआ करती थी कि अगर कोई बच्चा कक्षा 5वीं पढ़ जाए तो उसे पूरे देश का ज्ञान हो जाता था। इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था चलती थी। और यह शिक्षा व्यवस्था उस समय से लेकर 1970 तक के दशक में चलती रही। 1970 तक के दशक में जब ये इस तरीके की समान शिक्षा, सही शिक्षा चली, और उसका एक जो मूल कारण था कि उस समय के सरकारी स्कूलों में चाहे कलेक्टर का बेटा हो, चाहे चपरासी का बेटा, चाहे जमींदार का बेटा हो, चाहे किसान मजदूर का बेटा, चाहे वो ऊंची जात का हो चाहे नीची जात का, सबके बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे। और जब सबके बच्चे एक साथ सरकारी स्कूलों में उस समय पढ़ते थे तो निश्चित रूप से कक्षा 5 पढ़ने वाला पूरे देश का ज्ञान हासिल करता था। यह व्यवस्था 1970 तक चली। 70 तक के समय में एक पीढ़ी पढ़ लिख कर तैयार हो गई, और उसका परिणाम यह हुआ कि उस अच्छी शिक्षा व्यवस्था के कारण सारे वर्गों के लोग नौकरी पेशा में पहुंच गए। सारे वर्गों के लोग जो उस समय पढ़े लिखे, उन्होंने अपने पैतृक व्यवसायों को आधुनिक तकनीकी से एक नए आयाम के स्तर पर तैयार किया। यानी वो धंधे व्यापार में भी वो बढ़े, वो पुरानी पद्धति को छोड़कर नई पद्धति के साथ में अपने धंधे व्यापारों को आगे बढ़ाने का काम किया। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ इस देश में उस अच्छी शिक्षा के कारण, वो ये हुआ कि पूरे के पूरे समाज के अंदर सामाजिक और राजनीतिक चेतना पैदा हो गई। उस सामाजिक राजनीतिक चेतना में लोगों ने अपना हित क्या है उस बात पर चिंतन मनन किया, और उसी का परिणाम हुआ कि 1970 के बाद इस देश के अंदर जो आजादी के बाद से चली आ रही सरकार थी, उन सरकारों को चुनौतियां मिलना शुरू हो गई। चाहे वो समाजवादी आंदोलन के रूप में हो, चाहे वह बहुजन आंदोलन के रूप में हो, चाहे वो गोंडवाना आंदोलन के रूप में हो। और जब इस तरीके की चेतना आई और सरकारों को ये चुनौती मिलना शुरू हुई, तो सरकार में बैठे ये नुमाइंदों को तत्काल समझ में आ गया कि ये जो परिवर्तन हो रहा है ये अच्छी शिक्षा के कारण हो रहा। और उन्होंने देर नहीं लगाई इस बात को समझने में, और उन्होंने उन जो अच्छे सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा चलकर समाज अच्छे रूप से शिक्षित हो रहा था, षड्यंत्र रचकर 1970 के दशक में ही षड्यंत्र रचकर उन अच्छे सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की योजना बना डाली। चूंकि शासन सत्ता में यही लोग बैठे थे, और शासन सत्ता में बैठने के कारण इन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों की शिक्षा को सेव करने के लिए निजीकरण,
वो जो निजीकरण केवल 1950 के दशक में केवल सेवा भाव के लिए था, इन्होंने वो निजीकरण व्यवसायिक स्वरूप में ढालकर निजी स्कूल खोलकर उन सरकारी स्कूलों से अपने बच्चों को निकालकर प्राइवेट स्कूलों में डालकर अपनी पैसे की दम पर अपने बच्चों की शिक्षा को सेव किया। और अपने बच्चों की शिक्षा को सेव करने के बाद वो जो अच्छे सरकारी स्कूल थे, जहां कक्षा 5 पढ़ने वाला लड़का पूरे देश का ज्ञान हासिल करता था, उन अच्छे सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने की नियत से इन सरकारों में बैठे तमाम सारे लोगों ने षड्यंत्र रचकर शासन के प्रत्येक विभाग के कार्यों को सरकारी स्कूलों के माध्यम मत्थे सौंपना शुरू कर दिया। फिर पल्स पोलियो अभियान, फिर पर्यावरण बचाओ अभियान, जनगणना का अभियान, न जाने कितने अभियान जो थे, ये सारे के सारे अभियान सरकारी स्कूलों के मत्थे एक एक करके सौंपना शुरू कर दिए। मैं पूछना चाहता हूं कि जब सारे विभाग हैं और उन विभागों के अगर कोई अभियान चलाना होते हैं, तो ये सारे के सारे अभियान ये अपने विभागों से चलवाते हैं। भाई पल्स पोलियो अभियान चलाना है तो स्वास्थ्य विभाग ऑलरेडी बना है, आप अपने स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से इसे चलाने का काम करिए। पर्यावरण बचाओ अभियान चलाना है तो वन विभाग बना है, आप अपने वन विभाग के माध्यम से इस अभियान को चलाने का काम करिए। आपने सरकारी स्कूलों के माध्यम को सरकारी स्कूलों को क्यों सौंपा? इसमें सीधे सीधे षड्यंत्र की बू आती है कि वो जो अच्छे सरकारी स्कूल थे, वहां के जो अच्छे मास्टर थे, उन मास्टरों को उलझाने के लिए इन्होंने सारे विभागों के कार्यों को एक एक करके उनको थोपना शुरू किया। 1970 से शुरू हुआ यह सिलसिला। 1990 तक जब हम पहुंचते हैं तो इन सरकारों ने उन सरकारी स्कूलों के मास्टरों को इतना उलझा के रख दिया कि वो पढ़ाई को छोड़ सारे विभागों के कार्यों को निपटाने में लग गए। और उसका परिणाम जो हुआ वो ये हुआ कि 1970 तक के दशक में जिन स्कूलों में कक्षा 5 पढ़ने वाला लड़का पूरे देश का ज्ञान हासिल करता था, जब 90 में हम पहुंचे तो स्कूल वही थे, मास्टर वही थे, लेकिन कक्षा 8वीं पढ़ने वाला लड़का अपना नाम नहीं लिख पा रहा था। इतना बर्बाद कर दिया। और जब इन्होंने देखा कि हमने इन स्कूलों पर कंट्रोल कर लिया है, तो फिर इन्होंने दूसरी रणनीति अगले 20 साल के लिए बनाई कि जितनी जल्दी हो सके ये सरकारी स्कूल समाप्त कर दो, जितनी जल्दी हो सके ये सरकारी स्कूल समाप्त करो। उसी रणनीति के तहत फिर इन्होंने योजना बनाई। 1993-94 के बाद में इन्होंने सरकारी स्कूलों में जो स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति होती थी, उन स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति बंद कर दी। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई बंद, मास्टर उलझ गए, लोगों का दिमाग जाने लगा कि सरकारी स्कूल अच्छे नहीं बचे, अपने बच्चों को निकाल के वो प्राइवेट में डालने लगे। इनकी योजना सफल हो रही थी, बच्चे निकलने लगे, दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों से बच्चों की संख्या कम होती गई। इन्होंने भी योजना बनाई कि जितनी जल्दी हो सके ये निकाल ले जाएं और हम ये सरकारी स्कूल बंद कर दें, क्योंकि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, कोई ना कोई झंडा लेके खड़ा होगा। तो फिर इस आधार पर इन्होंने ये सोचा कि जब तक ये सरकारी स्कूल है तो टेम्परेरी रूप से शिक्षकों को नियुक्त करना शुरू कर दें। यही नीति के चलते ये संविदा की नियुक्ति लेकर आए कि संविदा के माध्यम से हम संविदा शिक्षक नियुक्त करेंगे। जब तक सरकारी स्कूलों में बच्चे रहेंगे तब तक हम चलाएंगे, बाकी उनको अलग कर देंगे। लेकिन धन्यवाद हो इस देश की गरीबी का भी, ये लगातार प्रयास जरूर करते रहे कि सरकारी स्कूलों से बच्चे कम हो जाएं, किंतु नहीं हो पाए। जब 2010 तक ये बच्चे सरकारी स्कूलों से कम नहीं हो पाए तो आपको याद होगा इन्होंने फिर एक षड्यंत्र किया। वो षड्यंत्र ये था कि केंद्र सरकार राइट टू एजुकेशन का अधिकार लेके आई। राइट टू एजुकेशन के अधिकार में क्या हुआ? उन्होंने कहा 25% बच्चे
गरीबों के बच्चों को प्रत्येक प्राइवेट स्कूल पढ़ाने का काम करेगा। सारे लोगों ने तालियां बजाई कि बताओ सरकार कितनी बढ़िया है भाई, गरीबों के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए तैयार, सब ताली ठोकने लगे। जबकि उसके पीछे का षड्यंत्र क्या था कि 1990 के बाद जो ये सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या कम करना चाहते थे, जब ये नहीं कर पाए तो ये राइट टू एजुकेशन का अधिकार लेकर आए, क्योंकि उस समय तक 50% लोग अपने बच्चों को लेकर प्राइवेट स्कूलों में पहुंच चुके थे। तो इनकी योजना ये थी कि ये जो 50% लोग हैं, इनके बच्चों को हम प्राइवेट क्षेत्र में कैसे पहुंचाएं। तो उन बच्चों को निकालकर प्राइवेट स्कूलों में पहुंचाने के लिए और उनके खाते के पैसे सरकार की तरफ से इनके जो नुमाइंदे चला रहे हैं, इनके जो ठेकेदार प्राइवेट स्कूल चला रहे हैं, उनको देना इनने शुरू कर दिया। और हमारे बच्चों ने भी लाइन लगाकर अपने बच्चों को सरकारी स्कूल से निकालकर प्राइवेट में पहुंचाना शुरू कर दिया। और उनके नाम की जो शिक्षा की राशि है, उस राशि से इनके जो नुमाइंदे थे वो अपना घर भरने लगे। और इस तरीके से दिन प्रतिदिन सरकारी स्कूलों से बच्चों की जो संख्या है वो कम होती गई। आज जो है सारे के सारे सरकारी स्कूल बंद होने की, बहुत सारे तो बंद हो गए और जो शेष बचे हैं वो बंद होने की कगार पर है। इतना षड्यंत्र। और जब इस तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोग्राम इन्होंने चलाया, शिक्षा बर्बाद की, तो आज हम 2010 के बाद देखते हैं 1950 से 70 तक की अच्छी शिक्षा का परिणाम यह हुआ कि समाज के प्रत्येक तबके के लोग हर व्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए पहुंच गए, सामाजिक क्रांति करने के लिए पहुंच गए। लेकिन जब 70 के बाद 1990 तक इन्होंने शिक्षा समाप्त कर दी और 90 के बाद 2010 में हम देखते हैं जिसमें एक पीढ़ी निकल कर गई, तो उसके बाद का जो सामाजिक दृष्टिकोण है, वो सामाजिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है। आज कोई वर्गों के बच्चों को उस स्तर पर जो 50-60 के दशक में जो नौकरियां मिलती थी, उस स्तर पर आज आपको वो नौकरी नहीं है। आज वो जो सामाजिक चेतना के कारण जो इन वर्गों में चेतना आई थी, वो अच्छी शिक्षा के कारण, जब 90 में इन्होंने शिक्षा कमजोर कर दी, तो आज पूरे के पूरे सारे के सारे समाज के हमारे वो नौजवान जो 90 से 2010 और 15 तक पढ़ाई करके निकले हैं, आज उन्हें ज्ञान, अक्षर ज्ञान तो है लेकिन तार्किक ज्ञान नहीं मिल पाया। यही कारण है कि ये सारे के सारे सामाजिक जो आंदोलन चल रहे थे, ये सारे के सारे कमजोर हो गए और हमारा पूरा का पूरा नौजवान इन सत्ता से खेलने वालों के पाले में चला गया। इसके साथ ही एक खतरनाक षड्यंत्र इस देश के अंदर रचा गया, शिक्षा के लिए एक खतरनाक षड्यंत्र रचा गया। हम समझते हैं कि हमारे बच्चे को हम सही शिक्षा दे रहे, ऐसा नहीं है। इस देश के अंदर एक खतरनाक षड्यंत्र रचा गया कि अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, जज का बेटा ही जज बनेगा, कलेक्टर का बेटा ही कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा ही डॉक्टर बनेगा। और इन मंसूबों को पूरा करने के लिए इस देश की जो शिक्षा नीति है वो मुख्यतः तीन श्रेणियों में बांट के रखी है। एक आईसीएसई बोर्ड, एक सीबीएसई बोर्ड, एक स्टेट बोर्ड। आईसीएसई बोर्ड जो है वो इंटरनेशनल स्तर के स्कूल होते हैं और उनका जो सिलेबस होता है वो इंटरनेशनल स्तर के मापदंडों को देखते हुए उसका सिलेबस तैयार किया जाता है। सीबीएसई बोर्ड यह केंद्रीय बोर्ड है, केंद्र सरकार द्वारा संचालित है। इसका जो सिलेबस तैयार होता है वह केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर तैयार करती है। और तीसरा जो आया स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो राज्य सरकारों के, स्टेट बोर्ड राज्य सरकारों के अधीन होता है और इसका जो सिलेबस तैयार होता है वो राज्य सरकारों की मन मुताबिक होता है। और जब इस तरीके का ये गेम चलता है तो एक बच्चा KG 1 से 12वीं पास करने में
KG 1 से 12वीं पास करने में उनको समय तो एक सा लगता है, चाहे वो ICSE बोर्ड हो, चाहे CBSE बोर्ड हो, और चाहे स्टेट बोर्ड। किंतु एक से समय में जो ICSE बोर्ड वाला बच्चा होता है, जो CBSE बोर्ड वाला बच्चा होता है, और जो स्टेट बोर्ड वाला बच्चा होता है, तीनों बच्चों की शिक्षा के जो स्तर में है बहुत बड़ा फर्क होता है। ICSE बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा इंटरनेशनल स्तर पर तैयार होता है। CBSE बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा आपका राष्ट्रीय स्तर पर तैयार होता है, और स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा राज्य स्तर पर तैयार होता है। उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम यह होता है कि जो राज्य स्तर में पढ़ा वो राज्य में ही सीमित रहेगा, जो CBSE बोर्ड में पढ़ा वो राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व करेगा, और जो ICSE में पढ़ा है वो इंटरनेशनल स्तर पर अपनी ख्याति जमाएगा। आज कितना बड़ा खेल इस देश के अंदर, समय एक सा लग रहा है। देश के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन सारे कंपटीशन एग्जामों को CBSE बोर्ड लेने का काम करता है। और जब वो CBSE बोर्ड वो कंपटीशन एग्जाम लेता है तो वो अपने सिलेबस से ही प्रश्न पत्र तैयार करता है, और जब वो अपने सिलेबस से प्रश्न पत्र तैयार कर पूरे देश के अंदर कंपटीशन एग्जाम लेता है, तो स्टेट बोर्ड के पढ़े बच्चों को आधा सा प्रश्न पत्र ही समझ में नहीं आता कि ये कहां के प्रश्न आ गए, क्योंकि उसके छात्र जीवन में वो किताबें ही नहीं पढ़ाई गई, वह किताबें ही नहीं पढ़ाई गई, वह विषय ही नहीं पढ़ाया गया जो कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया। यही कारण है कि स्टेट बोर्ड से पढ़े बच्चे थोक के भाव में फेल हो जाते हैं। कितना बड़ा गेम चल रहा है इस देश के अंदर। जिस ICSE बोर्ड में इंटरनेशनल स्तर पर बच्चा तैयार होता है, आज उस बोर्ड के सरकारी स्तर पर एक स्कूल नहीं खोला गया। प्रतिशत तो छोड़ दो, एक स्कूल ICSE बोर्ड का शासकीय स्तर पर नहीं खोला गया। ये सारे के सारे टोटल शैक्षणिक संस्थानों में 0.5% से भी कम ICSE बोर्ड के स्कूल हैं, और वो भी पूरे के पूरे प्राइवेट, और ये बड़े बड़े महानगरों में खुले हैं। जिले स्तर तक भी नहीं पहुंच पाए। इंटरनेशनल स्तर का सिलेबस बड़े बड़े महानगरों में खुला, तो अब आप अंदाज लगा सकते हैं कि इन स्कूलों में किन के बच्चे पढ़ते हैं। स्वाभाविक है, बड़े बड़े उद्योगपतियों के, राजनेताओं के, जो बड़े अधिकारी हैं, IAS IPS हैं, उनके बच्चे। अब 0.5% स्कूल है तो 0.5% इनकी आबादी तो होगी ही, 0.5% तो इनकी आबादी होगी ही, तो ये अपने पैसा के पावर की दम पर उन ICSE बोर्ड के स्कूलों में अपने बच्चों के माध्यम से उनकी सारी सीटें भर देते हैं। दूसरा आया CBSE बोर्ड। CBSE बोर्ड के लगभग 4.5% स्कूल हैं। 4.5% स्कूलों में मात्र 2% सरकारी स्तर पर संचालित होते हैं और 2.5% प्राइवेट सेक्टर में है। वो जो 2% स्कूल है वो कौन से हैं? केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक विद्यालय, इस स्तर से संचालित हैं। तो अब आप इस बात को भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सैनिक विद्यालय में तो सेना के बच्चे पढ़ते हैं, तो वहां उनके माध्यम से सीट बुक हो गई। और जो केंद्रीय विद्यालय हैं उनमें ये शर्त रखी गई है कि जो केंद्र के कर्मचारी और अधिकारी हैं उनके बच्चों को प्राथमिकता के साथ में प्रवेश दिया जाएगा। इसके साथ ही उसमें जो कुछ सीटें बचती हैं तो वो विधायक सांसद के कोटे में चली जाती हैं। तो विधायक सांसद भी उन्हीं वर्गों के होते हैं, वो अपने कोटे के अपने रिश्तेदार, नातेदार, पहचान वालों के माध्यम से वो सीटें भर देते हैं। तो सरकारी स्तर के जो 2% केंद्रीय विद्यालय हैं वो तो इन्हीं के बच्चों से भर गए, सैनिक स्कूल सेना के बच्चों से, और जो केंद्रीय विद्यालय हैं वो इनके। मात्र एक स्कूल जिले में बचा, नवोदय विद्यालय।
उस नवोदय विद्यालय को इन्होंने क्या गेम बना के रखा है कि 60% हम ग्रामीण क्षेत्रों से लेंगे, 40% यहां से लेंगे, वहां पर वो करते हैं। तो उस एक स्कूल में हमारे जो कुछ लोग पहुंच पाए वो अपवाद स्वरूप कुछ थोड़े बहुत पहुंच जाते हैं। बाकी 95% स्टेट बोर्ड के स्कूल संचालित होते हैं और 95% में 50% सरकारी स्कूल हैं आज की डेट में और 45% स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त हिंदी इंग्लिश मीडियम सरकारी प्राइवेट स्कूल। अब सरकारी स्कूलों, स्टेट बोर्ड के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई हो नहीं रही तो हमारा मध्यम वर्गीय भाई सोचता है, हमारा किसान भाई सोचता है, वो सोचता है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई अच्छी नहीं हो रही, मैं अपने बच्चे को पैसा खर्च करके प्राइवेट स्कूल में, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाऊंगा। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि ये इतना बड़ा षड्यंत्र है कि आप पैसा खर्चा भी करना चाहते हैं, लेकिन ये बोर्डों का खेल आपको जानकारी ना होने के कारण इंग्लिश मीडियम के चक्कर में आप अपने खून पसीने की कमाई लेके स्टेट बोर्ड से मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पहुंच जाते हैं, अपने खून पसीने की कमाई लगाते हैं और उसका परिणाम यह होता है कि आपके बच्चे को स्टेट लेवल का सिलेबस पढ़ाया जाता है। कितना बड़ा धोखा है कि आप पैसा भी खर्च करने के लिए तैयार, तब भी आपके बच्चों को समान शिक्षा नहीं मिल पा रही। यही कारण है कि आईसीएसई बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे इंटरनेशनल स्तर पर तैयार होकर इंटरनेशनल स्तर पर वो सारे पदों को प्राप्त कर सकते हैं, नासा जैसी सारी संस्थाओं में पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो सिलेबस ही इस तरीके का तैयार किया गया। सीबीएसई बोर्ड से पढ़ने वाला इस देश का सुप्रीम कोर्ट के जज से लेके आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर सारे पोस्टों पर पहुंचने वाले वो सीबीएसई बोर्ड के ही बच्चे होते हैं। और स्टेट बोर्ड में पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं वो टॉप क्लास पास करने वाले, जो फर्स्ट डिवीजन पास करते हैं, वो चपरासी बनाए जाते हैं और जो केवल पास होते हैं उनकी कोई औकात नहीं होती, वो रिक्शा चलाते नजर आते हैं। ये जो स्थिति है, इस स्थिति से निपटने के लिए इसका एकमात्र साधन है कि समाज को इस बात के लिए अपनी आवाज उठाना चाहिए कि ये जो सरकारी नुमाइंदे हैं, ये सरकारी नुमाइंदे आज सरकार की सारी सुविधाओं का उपभोग करना चाहते हैं, चाहे वो नेता हो, अधिकारी हो, सरकार में रहने वाले प्रत्येक भाई, इनको सरकार की सारी सुविधाएं चाहिए। सरकारी इन्हें बंगला चाहिए, सरकारी इन्हें गाड़ी चाहिए, सरकार में रहने वाले लोगों को सरकारी पेंशन चाहिए। फिर सरकारी स्कूलों की शिक्षा इनके बच्चों को क्यों नहीं चाहिए? ये प्रश्न आवाम को उठाना चाहिए। इस पूरी समस्या का एकमात्र हल है कि सारे नेताओं, अधिकारियों के बच्चे एक बार फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए। जब तक ये सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं डालेंगे, सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी। और जब तक सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक आपके बच्चों को समान शिक्षा नहीं मिलेगी। इस शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए इनके बच्चों का सरकारी स्कूलों में होना अति आवश्यक है। इस व्यवस्था को सुधारने के लिए एक अभियान हम लोगों को चलाना चाहिए और इन नेताओं और अधिकारियों से हमें प्रश्न करना चाहिए कि जब सरकार हमारी है, सरकारी अधिकारी हमारे हैं, सरकारी राजनेता हमारे हैं, तो हमारे बच्चे सरकारी स्कूलों में, इनके बच्चे प्राइवेट में क्यों हैं? जब सरकार तुम चलाते हो, सरकारी सुख तुम भोगते हो, सरकारी तुम्हें मकान चाहिए, सरकारी तुम्हें वाहन चाहिए, सरकारी तुम्हें भोजन चाहिए, सरकारी तुम्हें चिकित्सा चाहिए, तो तुम्हारे बच्चों को सरकारी स्कूलों की शिक्षा क्यों नहीं चाहिए? दूसरा प्रश्न कि जो व्यक्ति अपने बच्चों को हमारे बच्चों के साथ नहीं पढ़ा सकता, क्या ऐसा व्यक्ति हमारा विधायक, सांसद होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। हमें इस तरीके के अभियान चलाकर इस शिक्षा को समान रूप से करने के लिए एक और षड्यंत्र देखिए। इनको सरकारी स्कूल नहीं चाहिए,
लेकिन सरकारी सारे कॉलेज चाहिए। और सरकारी कॉलेज क्यों चाहिए? क्योंकि सबसे ज्यादा जो फीस है वो कॉलेज स्तर की पढ़ाई में लगती है। कॉलेज स्तर की पढ़ाई में सबसे ज्यादा पैसा खर्चा होता है। तो इन्होंने एक सर्किल बना के रखा है कि प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएं जहां कम पैसा लगता है, और जब हम सरकारी कॉलेज के लिए हों वहां के कंपटीशन में हमारे बच्चे बैठे तो वो सिलेक्ट हो जाए। तो इनके पूरे बच्चे सरकारी कॉलेजों में पढ़ते हैं जहां पैसा नहीं लगता। और जिन सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, जब वो 12वीं पास करके निकलते हैं तो सरकार ने एक सर्किल बना के रखा है कि आपके बच्चे प्राइवेट कॉलेज में पढ़ेंगे। और प्राइवेट कॉलेज में पढ़कर उनकी फीस कौन देगा? सरकार देगी। सरकार प्राइवेट कॉलेजों की फीस देने के लिए तैयार है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये जितने प्राइवेट कॉलेजेस खुले हैं इस सरकार में रहने वाले लोगों के या उनके रिश्तेदारों के या उनके नुमाइंदों के खुले हैं, जो पीछे के दरवाजे से हमारे बच्चे की बोली लगाकर शिक्षा के नाम पर हमारे बच्चों की बोली लगाकर ये जो है सरकार से पैसा ऐंठने का काम कर लेते हैं। तो मेरा ये निवेदन है सभी साथियों से पूरे देश के अंदर कि अगर जब तक इस देश के अंदर समान शिक्षा नहीं मिलेगी, सारी समस्याओं का एक निदान, सबको शिक्षा एक समान। अगर शिक्षा हमें मिल गई, हमें समान रूप से शिक्षा मिल गई, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि ना हमें इनके संरक्षण की जरूरत पड़ेगी। हमारे वो मेहनतकश बच्चे हैं, अगर जिन्हें अवसर मिलता है, और अवसर के कारण हमने देखा है कि जितने भी कंपटीशन एग्जाम होते हैं हमारे बच्चे ऐसे मेहनतकश बच्चे हैं कि वो अपनी मेहनत की दम पर इन्हें पछाड़ते हुए अव्वल रूप से निकलने का काम कर लेंगे। लेकिन सवाल सिर्फ ये है कि जो शिक्षा कलेक्टर, मंत्री, मिनिस्टर के बच्चे को मिल रही है जिस स्तर की, वही शिक्षा गरीब किसान मजदूर के बच्चों को मिले। और उसका एकमात्र उपाय है कि सरकारी स्कूल एक बार फिर से पुनः बहाल किए जाएं। और उनको बहाल करने के लिए अब एक ऐसा कानून बने कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाएगा वही व्यक्ति सरकारी पदों पर रह पाएगा। अगर इस तरीके की एक शर्त, एक कानून, अगर इन सरकारों की नीयत ठीक है, सरकार में जो हमारे ये जो राजनेता अपनी जाति बताकर हमारी वोट ऐंठने का काम करते हैं, इनके ऊपर दबाव बनाइए कि आप सरकार के अंदर जा रहे हो, वहां पर आवाज उठाइए कि सरकार के अंदर वही व्यक्ति बैठेगा, सरकारी पदों पर वही व्यक्ति बैठेगा जिसका बच्चा सरकारी स्कूल में होगा। और यहां तक कि जिन्हें हम वोट देने का काम करते हैं, उन वोट देने वालों के लिए भी ये नियम लागू होना चाहिए। हमारे समाज को ये देखना चाहिए कि क्या ये अपना बच्चा हमारे बच्चे के साथ पढ़ाने के लिए तैयार है, क्या इसका बच्चा सरकारी स्कूलों में पढ़ रहा है। अगर हम ये देखकर वोट देने का काम करेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं इन नेताओं की भी अकल ठिकाने लग जाएगी, इन अधिकारियों की भी अकल ठिकाने लग जाएगी, और सबके बच्चे सरकारी स्कूलों में होंगे। और बहुत बड़ी बात नहीं, सरकारों की अगर नीयत साफ हो तो केवल एक नियम पारित कर लें। इन्होंने जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए एक कानून बनाया था। क्या कानून बनाया था? कि जिस व्यक्ति के 2 से अधिक बच्चे होंगे वो पंचायत चुनाव नहीं लड़ेंगे। तुम बच्चा पैदा करने पर कानून बना रहे भाई, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चा पैदा करने पर कानून बना दिए। तो हम भी हमारे लोगों को भी ये बात करना चाहिए कि जब तुम जनसंख्या और बच्चा पैदा करने पर कानून बना सकते हो तो सारे समाज को समान रूप से शिक्षा देने के लिए आपका फर्ज बनता है
कि आप इस तरीके से कानून बनाओ कि जो व्यक्ति अपने बच्चे को सरकारी स्कूलों में पढ़ाएगा वही व्यक्ति सरकारी पदों पर पदस्थ किया जाएगा। ये नियम बनाना चाहिए केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, तब कहीं जाके अगर आपकी शिक्षा नीति ठीक है। आज तो ये दुर्भाग्य है, पिछले मैं देखता हूं हमारे सरकारों के जो शिक्षा बजट होते हैं, ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। इतने बड़े देश के अंदर मात्र जीडीपी का 0.5%, 1% पैसा मात्र शिक्षा के ऊपर खर्चा हो रहा। पूरा बाजारीकरण कर दिया गया है, पूरा का पूरा बाजारीकरण। शिक्षा जैसी चीज को इन्होंने बाजारों के हवाले कर दिया। आज शिक्षा के नाम पर गरीबों के बच्चे अनपढ़ गवार बन रहे हैं। मध्यम वर्गीय समाज अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए लूटा जा रहा है, उसके बावजूद भी इनके बच्चों के समान शिक्षा नहीं दिला पा रहा है। यही कारण है आज इनने एक सर्किल बना रखा है कि जिसका जो जिन पदों पर बैठा है उन पदों पर उनके ही बच्चे बैठते हैं। यही कारण आज हम देखने को भी हमें मिलता है। आज जजों के बेटा जज बन रहे हैं, डॉक्टर के बेटा डॉक्टर बन रहे हैं, अधिकारी के बेटा अधिकारी बन रहे हैं, उद्योगपतियों के बेटा उद्योगपति बन रहे हैं और राजनेताओं के बेटा भी राजनेता बन रहे हैं। हम केवल उपयोग किए जा रहे हैं। इन सारी समस्याओं के निदान के लिए हमें सरकारी स्कूलों को एक बार पुनः दुरुस्त करना होगा और दुरुस्त करने का एकमात्र रास्ता है कि इन अधिकारी और कर्मचारियों के बच्चों को का दाखिला अनिवार्य रूप से सरकारी स्कूलों में होना चाहिए। इस तरीके की नीतियों के तहत हम अपने समाज को, हम अपने नेताओं को तैयार करें, तभी हमारी यह समस्या हल हो पाएगी। कहते शिक्षा है अनमोल खजाना, शिक्षा ही वो मंदिर है और सुंदर अगर मन रहे तो यहीं से स्वर्ग की मंजिल है, यहीं से स्वर्ग की मंजिल है। और हमारे जो SC ST OBC के भाई हैं, बगैर शिक्षा के हमारे पास केवल एकमात्र साधन है, वो है शिक्षा। ना हमारे पास इनके बराबर संसाधन है जिससे हम मुकाबला कर सकें, केवल शिक्षा ही है जिससे हम मुकाबला कर सकते हैं। इतनी बात कहते हुए जय OBC, जय संविधान। और मैं चाहूँगा कि आप लोगों के कोई प्रश्न हो तो ज़रूर रखें। वो अपनी बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल, पूरे देश में एक समान पाठ्यक्रम लागू हो। किसी प्रकार के जो ये अलग अलग बोर्ड हैं, भाषा अलग हो सकती है। जो क्षेत्र, जो राज्य में जो भाषा हो उस भाषा के माध्यम से ही पढ़ाई हो, किंतु जो सिलेबस नीति है वो सिलेबस नीति सबकी एक नीति हो, समान रूप से सिलेबस तैयार किया जाए। चलिए, आपने कहा मंडल जी, समस्या और समाधान आपने सब कुछ बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कहा कि सरकारी स्कूलों के लिए आंदोलन का स्वरूप क्या होना चाहिए, निश्चित रूप से इसमें पूरे समाज को तैयार होकर सबसे पहले तो हम अपने राजनेताओं को मजबूर करें। समाज इस बात के लिए संकल्पित हो जाए कि जो नेता अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाएगा वह नेता हमारी वोट नहीं पाएगा। अपनी दीवालों पर अगर ये संदेश लिखने का काम कर दिया तो ये पॉलिसी तो नेताओं को ही बनाना है। सरकार की निजीकरण की पॉलिसी, निश्चित रूप से इस निजीकरण के कारण
सरकारें हमें दो तरीके से मारना चाहती हैं। एक तो निजीकरण करके आपके हमारे लोगों के नौकरी में पहुंचने के सारे अवसर समाप्त करना, दूसरा निजीकरण के माध्यम से इस पूरे समाज को शिक्षा के नाम पर लूटना, और तीसरा जो है कि हम अपने बच्चों को यहां इनके प्राइवेट स्कूलों में लेकर तो जाते हैं, किंतु इसकी क्या गारंटी है कि इन प्राइवेट स्कूलों में भी हमारे बच्चों को समान शिक्षा मिले। क्योंकि आजकल तो प्राइवेट स्कूल भी सब्जी बाजार जैसे हो गए। 100 रुपये वाले स्कूल अलग हैं, 200 रुपये वाले स्कूल अलग हैं, 500 रुपये वाले स्कूल अलग हैं, 1000 रुपये वाले स्कूल अलग हैं, 5000 और 10,000 रुपये वाले स्कूल अलग हैं। आप और हम अपनी हैसियत अनुसार, अपनी आय के अनुसार, अगर हम 100, 200, 500 रुपये वाले स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाते भी हैं, तब भी क्या जो वो 10,000 रुपये दे के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, जिनके बच्चे 10,000 रुपया मंथली फीस में पढ़ रहे हैं, तो क्या हम 500 रुपया खर्चा करके क्या उनके बच्चों के समान शिक्षा दिला पाएंगे? तो ये निश्चित रूप से ये निजीकरण बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसे रोककर ही हम अपने समाज को बचा पाएंगे। हमारी जो भूमिका होना चाहिए, क्योंकि समस्या हमारी है और इस समस्या को हमें ही इसका हल ढूंढना होगा, और हम बाबा साहब का वह संदेश कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा, आज भी हमारे SC ST OBC के भाइयों के अंदर शिक्षा को लेकर बहुत बड़ी जागरूकता नहीं है। थोड़ा बहुत शहर के अंदर तो चेतना आई है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वो चेतना नहीं आई। आज भी समाज ये सोचता है कि मैंने अपने बच्चे का नाम सरकारी मैंने स्कूल में लिखा दिया, पढ़ना नहीं पढ़ना ये उसकी इच्छा अनुसार है। मैं इस बात को नहीं मानता। मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरीके से हम परिवार के लिए कुछ काम करते हैं, हम किसी कार्य को करते हैं, तो हम उस कार्य को तब तक करते रहते हैं। अगर कोई मजदूर व्यक्ति है तो वह मजदूरी को तब तक करता है जब तक कि उसे मजदूरी ना मिल जाए, ताकि उसका परिवार चलने लायक है। इसी तरीके से प्रत्येक परिवार, जो हमारे SC ST के OBC के भाई हैं, जो शिक्षा को केवल ये कहते हैं कि मैंने अपने बच्चे का नाम स्कूल में लिखा दिया बस हो गया, हमारे प्रत्येक भाई की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे का नाम जो स्कूल में लिखा के आए हैं, उन स्कूलों में सही रूप से पढ़ाई हो भी रही कि नहीं हो रही, हमारा बच्चा किस स्तर पर तैयार हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये जिम्मेदारी हमारी स्वयं की है, जिसको हमें समय समय पर अपने बच्चे को चेक करते हुए इसको देखना पड़ेगा। शायद अब प्रश्न समाप्त होते हैं, तो मैं एक बार फिर सबको शैक्षणिक जन आंदोलन के माध्यम से हमारे जो तमाम संगठन चल रहे हैं उसमें शिक्षा को विशेष महत्व देकर प्रत्येक मंच पर शिक्षा के इस मुद्दे को हमें उठाकर समाज में शिक्षा के लिए क्रांति करने के लिए प्रेरित करना है, और समाज शिक्षा के लिए जिस हद तक भी वो लड़ सके, कुदरत ने जो ऊर्जा उसे दी है वो पूरी ऊर्जा के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए शिक्षा के लिए लड़े, ऐसी अपील करते हुए धन्यवाद। एक बार फिर जय OBC, जय संविधान, जय ज्योति, जय भीम।